आज हम लोग शुरू करेंगे 2.3 यूनिट। क्लियर है? जो पिछली यूनिट थोड़ी हमने पढ़ी थी, थोड़ी आपको अजीब लगा होगा, क्योंकि जो कहानी हम पढ़ रहे हैं, जो स्टोरी हम लोग समझ रहे हैं, वो विश्व की है, और विश्व में खास करके जो आपका यूरोप है, हम यूरोप में राष्ट्रवाद की परिभाषा को समझ रहे हैं कि यूरोप को जिस तरह आज हमको दिखाई देता है, जिस तरह हमको बहुत सारे देश आज आपका देखने के लिए मिलते हैं, वो राष्ट्र, वो देश आपके पहले ऐसे नहीं थे, उनमें कुछ बदलाव था, उनमें भी आपका साम्राज्यवादी साम्राज्यवाद की नीति थी, उसमें भी तानाशाही चलती थी। लेकिन जैसे जैसे लोग आपका शिक्षित होते चले गए, मध्यम वर्ग सामने उभर कर बढ़ के आया, उन्होंने कानून, समानता, आपके संविधान, आजादी, आपकी इन सब की बात करी, और यही वो ऐसे पहलू रहे हैं जो आपका यूरोप में राष्ट्रवाद को आपका गढ़ने में सबसे ज्यादा आपके सिद्ध हुए हैं। बच्चों, हम लोग इसको अपने लेक्चर के माध्यम से इतना सब चीजों को पढ़े और जाने थे। आज हम लोग इससे आगे की यूनिट पढ़ेंगे। अगर इसके बीच कोई आपका डाउट रहता है, कोई चीज आपको समझ नहीं आती है, लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप हमसे अपना प्रश्न, अपनी क्वेरी आप हमसे बच्चों बेहिचक आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए, ज्यादा समय आपका ना लेते हुए हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए बच्चों, आप अगर इस लेक्चर को देखो, बहुत सारी चीज जो है इसके अंतर्गत आपको समझ आएंगी कि क्या चीजें हैं, क्या उनके मायने हैं, आप उनको बहुत अच्छे से देख ले, आप उनको समझ पाओगे। देखिए, जब हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे, तो चैप्टर के अंतर्गत आपको ध्यान होना चाहिए कि सबसे पहले जब हम लोग चैप्टर शुरू किया था, तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले मैंने आपको जो दूसरा ही इसकी यूनिट मान लीजिए, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, इसको हम पढ़ रहे थे कि किस तरह से यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण हुआ, कौन कौन सी चीजें थी, उन सारी चीजों को हम लोगों ने एक एक करके अपने लेक्चर के माध्यम से उनको पढ़ने की, उनको समझने की कोशिश की थी बच्चों। क्लियर है? अब देखिए, ये सारे चीज हम लोग अपने लेक्चर के माध्यम से पढ़े, और हम लोगों ने देखा कुलीन और नया मध्यम वर्ग। कुलीन वर्ग कौन सा था, वो क्या काम कर रहा था, मध्यम वर्ग कैसा था, उसको हमने देखा, कैसे औद्योगिक जो आपकी क्रांति हुई उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा था, कौन सी सदी में आपकी प्रारंभ हुई। इन सब चीजों को हम लोग अपने लेक्चर के माध्यम से बखूबी हमने बहुत अच्छे से देखा था। यूरोप में जो उदारवादी जो थे, उनके लिए राष्ट्रवाद के क्या मायने थे, उन मायने को हमने पढ़ा। किस मायने को हम लोग कितनी अच्छी तरह से जानते हैं, उसको हमने इसमें देखा था। क्लियर है? और फिर हम लोग बात कर रहे थे आपका, इसी में आपका अब जो हम नई शुरू होगी, वो शुरू होगी बच्चों, यूनिट है आपका 2.3। 1815 के बाद एक नया रूढ़िवादी, रूढ़िवाद, अब रूढ़िवादी कह लीजिए, बात कह लीजिए। अब इसको सबसे पहले हमको आपका समझते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि आप देखेंगे 1800 आपका 15 में एक नया रूढ़िवाद आया। अब सबसे पहले हम रूढ़िवाद की परिभाषा को समझते हैं। सबसे पहले हम कहें, अब देखिए बाकी इसमें सारे शब्द जो है आपको बहुत अच्छे समझ आ रहे होंगे, लेकिन जो ये शब्द है रूढ़िवाद, ये आपको समझ नहीं आ रहा होगा। तो सबसे पहले हम रूढ़िवाद को समझते हैं। देखिए, रूढ़िवाद को देखिएगा थोड़ा सा। रूढ़िवाद ऐसा राजनीतिक दर्शन है, समझिए सबसे पहले क्या है, ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परस्पर स्थापित संस्थाओं और रिवाजों पर जोर देता है। कह रहे जो स्थापित आपकी संस्था है और जो आपके रिवाज हैं उन पर जोर देता है, और तेज बदलावों की बजाय क्रमित धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है। कह रहे जो बहुत तेजी से आपके बदलाव आ रहे हैं, उन बदलाव को एक्सेप्ट नहीं करता, बल्कि धीरे धीरे जो है विकास को प्राथमिकता देते हैं। यानी कि रूढ़िवाद का सिंपल ये मतलब है कि हम अपने ट्रेडिशनल को, हम अपने कल्चर को, हम अपने रीति रिवाज को नहीं छोड़ते, और बल्कि जो हमारे नए बदलाव आते हैं, हम उन नए बदलावों को बहुत कम, बहुत धीमे से एक्सेप्ट करते हैं। उसी को हम बोलते हैं रूढ़िवाद। अब देखिए, जैसे देश में आज की तारीख में जो जातिवाद है, वो भी एक रूढ़िवाद है, क्योंकि हम लोग आज पढ़ रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं, लेकिन हम जातिवादी को बहुत हल्के हल्के करके छोड़ रहे हैं। क्लियर है? तो ऐसी, क्योंकि जातिवादी ये क्या है आपका, रूढ़िवादी विचारधारा है। ठीक, चलिए देखते हैं। 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़िवादी की भावना से प्रेरित हुई। कह रहे जैसे आपको नेपोलियन की हार होती है यूरोप के अंतर्गत, यूरोप का आपका शिल्पीकार माना जाता है किसको, नेपोलियन को। जब उसकी सरकार गिर गई, हार गई, तो यूरोप में क्या हुआ आपका, रूढ़िवाद की भावना आई। और रूढ़िवाद की भावना क्या है कि अपने पुराने विचार, जो अपने ट्रेडिशनल चीजें, हम उनको लेकर चले। ठीक, रूढ़िवादी माने कि
अब जो आपके रूढ़िवादी वो क्या मानते थे कि राज्य और समाज की स्थापना पारस्परिक संस्थाएं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, ऊंचा जो भी ऊंच नीच होती है, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहते थे। क्या बना रहे आपका? राजतंत्र बना रहे, चर्च बने रहे, सामाजिक जो ऊंच नीच है, जो भेदभाव है वो बना रहे, संपत्ति और परिवार भी वो आपका बना रखना चाहते थे। फिर भी अधिकतर रूढ़िवादी लोग क्रांति से पहले के दौर में वापस नहीं चाहते। लेकिन वो नहीं चाहते कि चाहे भले वो रूढ़िवादी है, वो ये नहीं चाहते कि जो क्रांति से पहले की जो वापसी है वो दौर जो आ जाए उसको वापस नहीं चाहते। अब देखिए, नेपोलियन द्वारा शुरू किया गया परिवर्तनों से उन्होंने यह जान लिया था कि आधुनिकीकरण राजतंत्र जैसी परस्पर पारंपरिक संस्था को मजबूत करने में सक्षम था। वह राज्य की ताकत को ज्यादा कारगर और मजबूत बना सकता था। एक आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाही, गतिशील अर्थव्यवस्था, सामंतवाद, भूदास की समाप्ति यूरोप में निरंकुश राजतंत्रों को शक्ति प्रदान कर सकता था। क्या कर सकता था? इन सब चीजों को आपका जो है आपका शक्ति प्रदान कर सकता था। किनको? ये कि चाहे इस निरंकुश जो राजतंत्र को, ये सारे ऐसे पॉइंट थे, चाहे आपकी सेना हो, आधुनिक आपके काम करने वाले अर्थव्यवस्था, ये सब चीजें ऐसी थी जो हम जिस तरह का आपका निरंकुश राजतंत्र को वो लौट रहे थे उसकी तरफ, क्योंकि रूढ़िवादी सोच विचार है, वो अपनी चीजें चाह रहे हैं, जैसा हमारा पैरा चल रहा था वैसे चल पड़े। तो उसके लिए ये सब ऐसे पॉइंट थे जिसके दम पर ये सारी चीजें आपकी हो सकती थी। अब देखिए बच्चों, थोड़ा आप इसको समझिए। 1815 में ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय शक्तियों जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था। देखिए, नेपोलियन शासक था, नेपोलियन को हराने में ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, ये ऐसी यूरोप की शक्ति थी जिन्होंने आप क्या किया, जो आपका नेपोलियन ने उसको हराया था। के प्रतिनिधि यूरोप के एक समझौता तैयार करने के लिए वियना से मिले। किससे मिले? अब कह रहे हैं कि यूरोप का किस तरह से आपका प्रतिनिधित्व हो। अब देखिए, यूरोप में जो शक्ति थी, जो तानाशाही थी, चाहे ऑटोमन साम्राज्य की हो और चाहे आपका नेपोलियन की हो, दोनों चीजें आपकी समाप्त हो रही थी। अब जब समाप्त हो रही थी तो वो नया यूरोप चाहते थे। अब वो उनके सामने ये था कि हम किस आपका यूरोप का एक्सेप्ट करें। वो वाला यूरोप जिस यूरोप में आपका रूढ़िवादी विचारधारा है कि जैसा हम थे अपना वैसे आपका ट्रेडिशन चलते हैं, लेकिन वो उसके तरफ मूल की तरफ लौटना नहीं चाहते, क्योंकि वहां निरंकुश राजतंत्र है और निरंकुश राजतंत्र में वो हालत देखे ना आजादी मिलती है, ना बोलने की, ना किसी काम की, ना चीज की, तो इसलिए वो आपका डरते भी थे उन सब चीजों से। अब वो क्या चाह रहे हैं कि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिलते हैं। देखिए, कहाँ मिलते हैं बच्चों? वियना। इस सम्मेलन यानी कॉन्फ्रेंस की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने किया। इसमें प्रतिनिधित्व ने 1815 में वियना संधि, क्लियर है, तो आपका ट्रीटी ऑफ आपका वियना के तैयार की, जिसका उद्देश्य कई सारे बदलावों को खत्म करना था। अब देखिए, बहुत सारे लोग आपके वियना में, एक जगह है वियना, वहां मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के जो चांसलर है ड्यूक, वो उसको आपको तैयार करते हैं, इस संधि का नेतृत्व करते हैं, इसकी मेजबानी करते हैं। और इसमें क्या होता है? 1815 में वियना की संधि होती है, वियना कन्वेंशन। ठीक। अब देखिए इसमें क्या होता है, और इसमें कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे उद्देश्य थे जिनको खत्म किया, बदलाव करने का वो आपका प्रयास किया इसमें। अब देखिए, जो नेपोलियनाई युद्धों के दौरान हुए थे, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए ब्रूतो वंश को सत्ता में बहाल किया गया और फ्रांस के उन इलाकों को खो दिया गया जिन पर कब्जा उसने नेपोलियन के अधीन किया था। किसने किया था आपका? जिसने नेपोलियन के अधीन आपका आपका किया था। फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार ना कर सके। और कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे अधीन कर लिए गए अपने क्षेत्र, अपने कब्जे में कर लिए, ताकि फ्रांस क्या ना कर ले, अपने राज्य की आपकी सीमा ना बढ़ा ले। इसको देखते हैं। अतः उत्तर में नीदरलैंड
राज्य की स्थापना किया गया। और उत्तर में क्या ला दिया आपका, नीदरलैंड ला दिया, जिसमें बेल्जियम शामिल था और दक्षिण में पीडमांट जो जेनाओ जोड़ दिया गया। प्रसा को उसकी पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण एक नए इलाके दिए, जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंप दिया। मगर नेपोलियन ने 39 राज्यों को जो जर्मनी महासंघ स्थापित किया था उसे बरकरार रखा। पूर्व में रूस को पोलैंड का एक हिस्सा बना दिया, जबकि फ्रांस को सक्सनी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा किया। इसका सब कुछ उद्देश्य उन राजतंत्रों की बहाली था जिन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त किया था। साथ ही यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करने में भी लक्ष्य रहा। अब देखिए, कुल मिलाकर सिंपल सी बात थी कि यूरोप में नेपोलियन ने जिन 39 राज्यों पर अपना कब्जा किया था, तो उन पर कुछ रियासतें, कुछ लोग अपना क्या था पहले नियंत्रण करे थे। और ये जो वियना कन्वेंशन हो रही थी, इसका मेन मोटिव ये था कि जिन पर नेपोलियन ने अपना राज किया था, उन राजवंशों को नेपोलियन से फ्री होने के बाद वो सत्ता उनको हैंड ओवर कर दी जाए। और हैंड ओवर करने के पश्चात इसमें क्या होगा बच्चों, हैंड ओवर हो जाएगी तो फ्रांस का विस्तार ना हो, तो इसलिए उन्होंने अपनी सीमाएं बना दी। और जो उसमें देश थे मेन जिन्होंने आपका नेपोलियन को हराने में योगदान दिया, उन्होंने अपने हिसाब से प्लानिंग की ताकि दूसरे देश हम पे हावी ना हो सके। और उसी के हिसाब इन्होंने अपनी शक्तियों को, अपनी चीजों को बहुत अच्छे से आपका बंटवारा किया और उसका पूरा आपका सप्रेशन किया। 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्था निरंकुश थी। और देखिए, जो व्यवस्था इन्होंने आपकी लागू कर दी थी 1815 में, वो क्या थी, वो व्यवस्था कैसी थी बच्चों, निरंकुश थी। निरंकुश का मतलब होता है जिस पर कोई अंकुश ना लगा हो, यानी कि वो कुछ भी कर दे, उसको कोई कहने सुनने वाला ना हो, निरंकुश कहलाता है। वे आलोचना और असहमति बर्दाश्त नहीं करती थी और उन्होंने उन गतिविधियों को दबाना चाहा जो निरंकुश सरकारों की वैधता पर सवाल उठाती थी। अब देखिए, वो किनको दबा रहे थे, जो ये कह रहे थे कि जो निरंकुश शासक है ये ठीक नहीं है, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, जो उन पर सवाल उठाते थे वो उनको क्या करती थी, उनको आपका दबाना चाहते थे। ठीक, ज्यादातर सरकारों ने सेंसरशिप का नियम बनाया, जिसका उद्देश्य अखबारों, किताबों, नाटकों और संगीतों में व्यक्त उन बातों पर नियंत्रण लगाना था जिनसे फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े स्वतंत्र और मुक्ति के विचार झलकते थे। अब देखिए, इन्होंने क्या कर दिया, एक सेंसरशिप लेके आए, और भारत में भी अंग्रेज आपका सेंसरशिप लेके आए थे। इस सेंसरशिप में क्या करता था कि अगर कोई भी इनके बारे में, किनके बारे में, जो लोग आपको नेपोलियन को जिन्होंने हराया है, अगर उनके शासन, उनके राजतंत्र के बारे में अगर कोई व्यक्ति लिखता है, असल में हुआ क्या था, यूरोप में भी ऑटोमन साम्राज्य था, यहाँ आपका नेपोलियन का राज था। तो जिस तरह ऑटोमन साम्राज्य हटने के बाद फ्रांस में क्रांति हुई और नए संविधान की बात करी जा रही थी, लोगों को समानता स्थापित करने की बात कर रही थी, स्वतंत्रता की बात हो रही थी, जबकि ये चीज नेपोलियन के हटने के बाद ऐसा नहीं हो रहा था वहां, बल्कि और आपका रूढ़िवादी जो सत्ता थी, विचारधारा उसमें बढ़ रहे थे। अब ये डरते थे कि ऐसा ना हो जाए, लोग जागरूक हो जाए, लोग क्रांति के बारे में पढ़ ले, यूरोप की तरह ना, जो आपका यूरोप में जो हमारा देश है आपका फ्रांस ऐसे ना हो जाए। तो इन सबसे डर के मारे उन्होंने जो थी प्रेस सेंसरशिप आपकी लागू कर दी कि कोई भी क्रांति के बारे में या संबंधित उन चीजों को ना लिख सकता, ना छाप सकता, ना बोल सकता, ना दिखा सकता। इस तरह से जिनसे फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े स्वतंत्रता और मुक्ति के विचार झलकते थे। ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए जिसमें फ्रांसीसी बाप की स्वतंत्रता बाप की झलकती हो या उनकी मुक्ति के विचार झलकते हैं। लेकिन फिर भी फ्रांसीसी क्रांति की स्मृति उदारवादियों को लगातार प्रेरित कर रही थी। लेकिन हो क्या रहा था कि जो फ्रांसीसी जो आपकी क्रांति हुई थी, उस क्रांति में जो उदारवादी जो आपके वर्ग थे, वो लगातार उनको प्रेरित कर रही थी। नई रूढ़िवादी व्यवस्था के आलोचना उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा उठाया गया एक मुख्य मुद्दा था। अब उस मुख्य मुद्दे में क्या था, प्रेस की आजादी। अब जो राष्ट्रवादी थे वही कौन थे आपके,
उदारवादी। और वो एक मुख्य मुद्दा उठा रहे थे आपका प्रेस के यदि कि प्रेस को स्वतंत्र करो। स्वतंत्र का मतलब है कि अगर जो मीडिया, जो प्रेस जो आपका लिखना चाहती है, जो दिखाना चाहती है, उसे दिखाया जाए। उसकी आजाद, उसकी जो आपकी फ्रीडम है, उस फ्रीडम को आपका बंदिश ना करी जाए, उस फ्रीडम को बंद ना किया जाए, ताकि जो मूलभूत चीजें हैं वो निकल कर आपके सामने आए और लोग उनको देखें। तो इसलिए लगातार ही इस पूरे क्षेत्र में आपका क्या हो रहा था, जो आपकी क्रांतिकारी जो विचारधारा थी, राष्ट्रवादियों की, रूढ़िवादी के खिलाफ जो आलोचनात्मक जो उनकी बातें थी, वो सामने आ रही थी उभर कर। अब देखिए, ये सब आपको किससे लड़ रहे थे? क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं, क्योंकि जो आपका नेपोलियन को हराने वाले लोग देश कौन से हैं? ब्रिटेन है, रूस, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया। ये इन चारों की ही बात कर रहे थे। ये चाहते थे कि सेम जैसे आपका नेपोलियन हार जाए, उसके बाद हमारी पुरानी जो राज सत्ता है वो आपकी लागू हो जाए। ठीक, इतना हम लोग यहाँ तक देख लिए थे। ठीक, आगे देखते हैं थोड़ा सा। पूरा टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कैसे लोग बैठे हैं। अब देखिए, इसमें एक चीज बड़ी अच्छी दिखाई देगी। आप बैठे हैं किसी मीटिंग में, किसी कॉन्फ्रेंस में, सब बढ़िया है, लेकिन अगर आपको बोलने की आजादी ना हो, मान लीजिए किसी मीटिंग में, किसी किसी चीज में आपको बुलाया जाए और वहां आपको बोलने की आजादी ना हो, तो आपको मीटिंग में या किसी कॉन्फ्रेंस में बैठाने का क्या मतलब है बच्चों? कोई मतलब बनता है? तो मेरे हिसाब से तो नहीं बनता। चलिए फिर भी देखते हैं, आगे बढ़िए। अब देखिए, अब एक नई इसमें यूनिट है, इसको थोड़ा पढ़ेंगे और जानेंगे। यूनिट है आपकी इसमें 2.4 क्रांतिकारी। ठीक, अब हम समझते हैं क्रांतिकारी क्या है। तो आपने यूरोप को पूरा पढ़ा कि कैसे यूरोप में आपका ऑटोमन साम्राज्य को समाप्त कर कर आपका कैसे लोकतंत्र आपकी सत्ता है वो स्थापना हुई, और कैसे आपका नेपोलियन को हटाकर कैसे आपका रूढ़िवादी जो सत्ता है, विचारधारा, वो आपके प्रभावित हुई। अब अगला जो स्टेप है, जो अगला हम लोग कदम आपका उठा रहे हैं, वो उठा रहे हैं आपका जो हमारे जो आपका क्रांतिकारी है उनकी तरफ। देखिए, 1815 के बाद वर्षों में दमन के भय ने अनेक उदारवादी राष्ट्रवादियों को भूमिगत कर दिया। भूमिगत का मतलब है कि जब 1815 में जब राष्ट्रवाद की विचारधारा उगली, उनको दमन करने का जो भय था, कि जो लोग ऐसा विचार कर रहे हैं उनको दबाने की जो भय था, जो डर था, उस डर से, उस भय से जो भी अनेक उदारवादी थे, राष्ट्रवादी थे, वो क्या हो गए? भूगत। भूगत का मतलब समझते हो बच्चों? भूगत का मतलब हो गए कि वो कुछ दिन के लिए गायब हो गए। आपने सुना है ना, जब आप पिक्चर देखते हैं, फिल्म देखते हैं कि भैया कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ, दिखाई मत दो बाहर। क्यों? ताकि पुलिस सब कुछ भूल जाए, फिर बाहर निकल जाए। तो उसी तरह कैसे हो गए ये लोग जो हमारे उदारवादी थे, राष्ट्रवादी थे, भूगत हो गए, अंडरग्राउंड हो गए। बहुत सारे यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने और विचार का प्रसार करने के लिए गुप्त संगठन उभर आए। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बाप के क्रांतिकारियों को बाप का ट्रेनिंग दे रहे थे और उनके विचारों का प्रसार कर रहे थे, और वो क्या हो रहा था? बस आपका छुप कर गुप्त रूप में उभर रहे थे। उस समय क्रांतिकारी होने का मतलब उन राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध करने से था जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित की गई थी। क्या की गई थी बच्चों? अब देखिए, वो क्यों जा रहे थे? क्योंकि जब आपके वियना आपकी संधि हुई थी, इसमें क्या था कि राजशाही व्यवस्था का विरोध करने से जो वियना कन्वेंशन के बाद स्थापित की गई थी, साथ ही स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होना और संघर्ष करना क्रांतिकारी के लिए बहुत जरूरी था। क्या था आपका? कि जो भी कोई आपका क्रांतिकारी होगा वो क्या होगा? स्वतंत्रता और मुक्ति, तो इनके लिए क्या होगा बच्चों? वो आपका प्रतिबद्ध होगा, वो इनको ध्यान रखेगा कि हमको क्या रहना आपका? वो आपका प्रतिबद्ध रहना है, और संघर्ष करना है। क्रांतिकारी होने के लिए आपका जरूरी था कि जो अगर कोई तुम कहो कि कोई बाप क्रांतिकारी है, तो उसके लिए संघर्ष बहुत जरूरी है। अब देखिए, ज्यादातर क्रांतिकारी
राज्यों की स्थापना को आजादी के इस संघर्ष का अभियान का हिस्सा मानते थे। जितने भी हमारे पावक क्रांतिकारी थे यूरोप के, वो क्या मानते थे कि आजादी क्या है, इस संघर्ष का सबसे अनिवार्य पार्ट है, सबसे क्या है, अनिवार्य हिस्सा है। जितना भी हम भी पूरा जो अपना प्रयास कर रहे हैं नेपोलियन के समाप्त होने के बाद जो नई व्यवस्था जो आपकी बनी है रूढ़िवादी, इसको समाप्त करने। अब देखिए ऐसा ही एक व्यक्ति था इटली का क्रांतिकारी जियुसेप्पी मैत्सनी, जिसका जन्म 1807 में जेनोआ में हुआ था और वो काबुर नारी से के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया। 24 साल की युवा अवस्था में लिगुरिया में क्रांतिकारी के लिए बहिष्कृत आपका कर दिया गया। तत्पश्चात उसने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था मसाई में यंग इटली और दूसरा था मन में यंग यूरोप, जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मन राज्य में समान विचार रखने वाले युवा थे। देखिए एक व्यक्ति की बात बता रहा है कि 24 साल का लड़का जिसका जन्म कब हुआ 1807 में, कहाँ का था, इटली का था। क्लियर है। और इस लड़के ने क्या किया था, क्रांतिकारी कौन था बच्चों, जियुसेप्पी मैत्सनी, इसको देखिए। और इसने क्या करा, आपका 2 आपके संगठन बनाए थे। एक संगठन था मत्साई इटली और दूसरा था वन, ठीक। इस यूरोप का आपका क्या बना, वो सदस्य बना। अब देखिए एक यंग लड़का है, वो आपका क्या बन गया, आपका सदस्य बन गया है। तो उसने क्या किया, किस तरह से उसने अपने यूरोप की क्रांति को, किस तरह से उसने आपका यूरोप की जहाँ पर क्रांति हो रही थी उसमें अपनी युवा नेतृत्व को उसने भाग दिया। तो बच्चों जो ये हमने आज का देखा पूरा, इसमें कुल मिलाकर बात ये थी कि आपका किस तरह से जो नेपोलियन द्वारा आपका फ्री किया गया जो पार्ट था, उस फ्री करे गए पार्ट के अंतर्गत आपका किस प्रकार से उसमें जो गतिविधियां हो रही थी, नेपोलियन के फ्री होने के बाद हम उसको फ्रीडम करके एक बहुत अच्छा से राष्ट्र बना सकते थे, उसमें स्वतंत्रता समानता की स्थापना कर सकते थे। लेकिन वियना में जो आपकी संधि होती है, उस संधि का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है, ताकि हम लोग क्या कर सकें, जो हमारा अपना पुराना तरीका था हम उसको बहाली करें के आधार पर नेपोलियन के समाप्त होने के बाद उसी शासन को आगे बढ़ाएं। और वो शासन क्या था, वो रूढ़िवादी था। रूढ़िवादी मतलब पुरानी विचारधाराओं, आपके पुरानी परंपराओं और पुरानी मान्यताओं पर क्या था, आधारित था। तो इन सब चीजों को हमने देखा, इनको जाना। और एक हम आपका एक छोटी क्रांतिकारी की झलक हम लोग आपका देख रहे थे। समय समाप्त हो रहा है, तो आज हम लेक्चर को यहीं तक अपना अंतिम करेंगे, कल इससे आगे बढ़ेंगे। आप समझिए, थोड़ा सा आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कहानी हमारे आपका देश की नहीं, विश्व की हम परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, खास कर यूरोप में। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करते रहिए।